को कि डोंट डू दिस, इस कार्य को मत करना। संविधान जो है इस काम को करने के लिए मना कर रहा है। क्या मना कर रहा है? कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। अहितकारी संकेंद्रण क्या होता है? यानी कि जो पूरा आर्थिक ढांचा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होना चाहिए कि उसका केंद्रीकरण ना हो, कहीं पर सारी आर्थिक शक्ति केंद्रित न हो जाए। यानी कि इसको कम शब्दों में अगर हम कहें तो ये आर्टिकल स्टेट को सीधा डायरेक्शन देता है कि डोंट क्रिएट मोनोपोली। मोनोपोली नहीं होना चाहिए। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली शब्द को समझने के बाद ये आर्टिकल समझ में आ जाएगा। मोनोपोली होता है एकाधिकार। एकाधिकार नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल कह रहा है। अब एकाधिकार होता क्या है? व्हाट इज ए मोनोपोली? मोनोपोली के अंदर कोई भी दूसरा व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें अगर कि वो जो आजकल मोबाइल में चल रहा है, जो है नेटवर्क का काम, जैसे जियो का एग्जाम्पल ले ले, तो भारत देश के अंदर जो है कई कंपनियों को नेटवर्क के लिए अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे बीएसएनएल, जियो, वोडाफोन, एयरटेल और भी बहुत सारी कंपनियां थी। परंतु अगर जो है सिर्फ एक कंपनी बचे और उसी के हाथ में वह पूरा बिजनेस हो, उस बिजनेस पर 100% उसी का कंट्रोल हो, उस क्षेत्र में उसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो, तो फिर उसको बोलते हैं एकाधिकार। यानी एक व्यक्ति का उस बिजनेस पर अधिकार हो जाना एकाधिकार कहलाता है। फिर वह व्यक्ति का जब एकाधिकार हो जाता है तो पूरी देश की जो दौलत है वह निकल निकल के उस व्यक्ति के खाते में जमा होने लगती है। और संविधान का आर्टिकल 39 गा कहता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। यानी कि इसका केंद्रीकरण ना हो जाए कि सारी देश की दौलत एक जगह पे इकट्ठा हो जाए, एक खाते में इकट्ठा हो जाए। दूसरी बात, अगर उसी व्यक्ति का दूसरे क्षेत्रों में भी एकाधिकार हो जाए
जैसे तेल की कंपनियां, तो फिर पेट्रोल भी जो है उसी से लेना पड़ेगा। अगर गैस पर भी उसी का नियंत्रण हो जाए तो गैस भी उसी से लेना पड़ेगा, और दूसरी चीजों पर भी उसका एकाधिकार हो जाए तो फिर सब चीजें उसी से लेना पड़ेगा। तो उस अवस्था में जब वो चाहेगा रेट गिरा देगा, और जब चाहेगा वो रेट बढ़ा देगा। यानी जो भारत की आर्थिक स्थिति है वह जब चाहेगा नीचे गिरा देगा देश की, और जब चाहेगा वो उठा देगा। क्योंकि आर्थिक कंट्रोल अगर जिसके हाथ में होगा उसी के हाथ में होगी असली सत्ता। देश की असली सत्ता उसी के हाथ में चली जाएगी जिसके पास आर्थिक कंट्रोल होगा। आर्थिक कंट्रोल के कारण जो है देश की जनता को आर्थिक गुलामी का की समस्या का सामना करना पड़ेगा। देश की देश की जो जनता है उसको आर्थिक गुलामी का सामना करना पड़ेगा। उसके पास रोजगार नहीं होगा, उसके पास जो आर्टिकल 39A के अंदर जीविका के लिए पर्याप्त साधन और बेसिक नीड की बात कही गई है, वो बेसिक नीड नहीं पूरी होगी। तो इसलिए ये आर्टिकल 39C रखा गया है कि जो है प्रिवेंट वेल्थ इन वन हैंड, it is a liability of the state to prevent wealth in one hand। एक व्यक्ति के हाथ में समस्त जो आर्थिक साधन है उसको जाने से रोके। इट इज ए लायबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रिवेंट वेल्थ इन वन हैंड, टू प्रिवेंट वेल्थ इन वन कम्युनिटी। आइए मैं एडिंग ए वर्ड कम्युनिटी। किसी एक समुदाय में भी वेल्थ को जाने से रोके। ऐसा ना हो कि किसी एक कम्युनिटी के अंदर देश की समस्त दौलत जाकर के इकट्ठा हो जाए तो फिर वह कम्युनिटी मोनोपोली करेगी, फिर वह कम्युनिटी भी मोनोपोली करेगी। और मोनोपोली अगर किसी एक कम्युनिटी के अंदर सारी दौलत चली जाती है तो वह कम्युनिटी दूसरे नागरिकों को आर्थिक गुलाम बना लेगी, मानसिक गुलाम बना लेगी। और उस स्थिति में ये जो आर्टिकल 39A है, लिवलीहुड के लिए जो बेसिक नीड की आवश्यकता है वो नहीं मिलने वाली। तो इसलिए ये आर्टिकल रख करके इस बात को मना किया गया है कि प्रिवेंट वेल्थ इन वन हैंड, प्रिवेंट वेल्थ इन वन कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है। इन द डेमोक्रेसी स्टेट जो है एक वेलफेयर स्टेट है। राज्य एक कल्याणकारी राज्य है और उसको जनता के कल्याण के लिए नीतियां बनानी है। और मोनोपोली इज अगेंस्ट वेलफेयर, और एकाधिकार जो है नागरिकों के कल्याण के लिए नहीं है। इसलिए इसको मना किया गया है कि डोंट
क्रिएट दिस सिचुएशन इन इंडिया, क्योंकि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि सामाजिक लोकतंत्र आए और आर्थिक लोकतंत्र आए। आर्थिक लोकतंत्र यानी इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी एंड मोनोपोली। मोनोपोली आर्थिक लोकतंत्र को नष्ट कर देता। तो ये था आर्टिकल जो है 39C। अब घा है नेक्स्ट, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। तो आई टोल्ड यू दैट डिस्क्रिमिनेशन वाज बेसिस ऑफ सेक्स। भारत में सेक्स के आधार पे यानी लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता था। और जब भारत का संविधान बन रहा है उसमें जो है तथागत गौतम बुद्ध के आदर्शों के आधार पर मानव कल्याण के कॉन्सेप्ट को रखना है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पुरानी मान्यताओं को समाप्त करके स्त्री और पुरुष दोनों को इक्वल समझें। तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। इसका मतलब ये है कि इस आर्टिकल को लिखे जाने का उद्देश्य ये है कि स्त्री और पुरुषों का जो वेतन है, जैसे कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर अगर किसी कॉलेज में है, उसी स्टेटस के कॉलेज में कोई स्त्री है और वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो दोनों का पे स्केल समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकता। दूसरा, अगर मुझे बोनस मिलता है तो उसे भी बोनस उतना ही मिलना चाहिए। अगर मैं मजदूर हूँ कहीं पे किसी कंपनी में और मेरी जो सैलरी है, मेरी इक्वल वर्क है, उसका इक्वल वर्क इक्वल पेमेंट, यानी जो समान पद है, समान पद पर समान कार्य करने वाले व्यक्तियों का पे इक्वल होना चाहिए। यानी कि जो हमारा वेतन बनेगा, जो हमारी डीए लगेगा और जो हमारा बोनस बनेगा, जो हमारा इंक्रीमेंट लगेगा, वो जितना भी लगेगा उतना स्त्रियों को भी उतना ही लगेगा। इस बात पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि भाई धीमान साहब तो पुरुष हैं और उनका ज्यादा लगेगा क्योंकि वो पुरुष है, और स्त्री हैं आप, आपके लिए तो ठीक है भाई, इतना ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते। संविधान के लागू होने से पूर्व किया जाता रहा होगा, लेकिन जब संविधान लागू हो गया है तो फिर ऐसा नहीं किया जा सकता। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का अगर कार्य यानी नेचर ऑफ वर्क समान है, मजदूर मजदूर एक स्टेटस में है, और जो एक मजदूर कार्य उनका समान है तो उनका वेतन समान होगा। लेकिन एक मजदूर और एक प्रोफेसर
दोनों का स्टेटस अलग है, पद अलग है, कार्य की प्रकृति अलग है। तो एक प्रोफेसर को जो है वेतन मिलेगा, उसकी तुलना एक मजदूर के वेतन से नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया है समान कार्य। कार्य की प्रकृति इक्वल है, यानी इक्वल वर्क इक्वल पेमेंट का कॉन्सेप्ट है ये। इस तरीके से जो तथागत गौतम बुद्ध ने समता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात की गई, तो यह आर्टिकल समता, आर्थिक समता के लक्ष्य को पूरा करता है बेसिस ऑफ द जेंडर। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। नेक्स्ट, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। तो यहाँ पर भी जो है पूरा अर्थशास्त्र की बात हो रही है, आर्थिक लोकतंत्र की बात हो रही है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का, यानी जो पुरुष है, स्त्री है, वो जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनका स्वास्थ्य और उनकी बॉडी में जो शक्ति है, पावर, स्त्री का स्वास्थ्य, पुरुष का स्वास्थ्य, स्त्री की शक्ति, पुरुष की शक्ति, फिर बालकों की सुकुमार अवस्था, यानी जो नाबालिग बच्चे हैं, जो उनकी अवस्था का दुरुपयोग ना हो। कहने का मतलब ये हुआ कि द गवर्नमेंट शुड मेक द पॉलिसी, सरकार इस तरह से पॉलिसी बनाएगी कि पुरुष और स्त्री के स्वास्थ्य और शक्ति का भी उसको ध्यान रखना होगा। अब जैसे कि हम स्त्री की बात करें, तो स्त्री और पुरुष की जो शारीरिक बनावट है, उस बनावट के आधार पर स्त्री को कुछ विशेष फैसिलिटीज की आवश्यकता होती है। तो अब जैसे कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, महिलाएं गर्भावस्था में जब आ जाती हैं, तो इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए कि उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। एक मजदूर है महिला, मान लो किसी कारखाने में काम करती है और वह आर्थिक अभाव के कारण जो है मजदूरी कर रही है या किसी कर्मकार के रूप में कार्य कर रही है, तो अगर वह प्रेग्नेंट हो जाती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान उसका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। और उसके अंदर शक्ति क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। और क्या वह काम कर सकती है, ये भी महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से पुरुष, कोई पुरुष है जिस उसके अंदर शक्ति कितनी है, मान लो जो है ब्लाइंड है, अंधा है, आंख से अंधा है, लेकिन उसने ब्रेन लिपि से पढ़ लिया है, शिक्षित है, तो उसका उसका इस्तेमाल कैसे होगा। तो पुरुष की जो शक्ति है या कुछ अस्वस्थ है, तो गवर्नमेंट को इन अवस्थाओं को देखते हुए पॉलिसी बनानी है, क्योंकि गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट है।
तो गवर्नमेंट कैसे पॉलिसी बनाती है? गवर्नमेंट स्त्रियों के लिए प्रेगनेंसी की लीव दे देती है। ये लो 3 महीने की 6 महीने की तुम्हारी छुट्टी हो गई और आपको वेतन मिलता रहेगा। परंतु ये जो है क्या सब जगह है? क्या जो है प्राइवेट फैक्ट्रीज में भी है? क्या ये लागू है? तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है। दूसरी बात जो है, बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, फ्यूचर ऑफ इंडिया, हमारे देश का भविष्य, जिनकी इस पैंडेमिक के दौरान, अभी कोरोना चल रहा है, पूरे देश के अंदर लोगों की मृत्यु हो रही है। पता चला पिताजी भी मर गए, फिर उसके बाद माता जी भी मर गए, अब बच्चे बचे। तो अब उन बच्चों के लिए गवर्नमेंट को इसी आर्टिकल के तहत पॉलिसी बनानी चाहिए कि उन बच्चों के लिए क्या व्यवस्था होगी। है? ऐसा ना हो कि वो बच्चे आर्थिक आवश्यकता के कारण विवश होकर ऐसे रोजगार में चले जाएं जो उनकी उम्र की अलाउ नहीं करती हो। जैसे कि पता चला 6 साल का बच्चा है और वो सर पे जो है ईंटा ढो रहा है। क्यों ढो रहा है? क्योंकि पिता और माता कोरोना में मर गए। और उस जो बालक की जो सुकुमार अवस्था है, जिसमें उसे एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिसमें उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए, एक वेलफेयर स्टेट का यही तो काम है। और क्या काम है? यही काम है लोगों का कल्याण करना। तो ऐसा ना हो कि ये लोग विवश होकर किसी ऐसे रोजगार में चले जाएं जो इनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। तो ये सिर्फ पैंडेमिक कोविड-19 के संदर्भ में मैं नहीं समझा रहा हूँ। ये जो है 26 नवंबर 1949 को जब भारत की जनता ने इस संविधान को अडॉप्ट किया, आत्मार्पित किया, अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, तो भारत की जनता ये चाहती थी कि ये सब हो। इसलिए भारत की जनता ने इस संविधान को अडॉप्ट किया है, अधिनियमित किया है और अंगीकृत किया है, और तभी से जो है ये आर्टिकल अपनी मंशा के साथ भारत के संविधान के अंदर लिखा हुआ है, लिखा हुआ। और जब भी कोई स्टेट यानी सरकार इस आर्टिकल के प्रोविजंस के अनुसार काम करना चाहती है तो वो कर सकती है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है चा बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। ये फ्यूचर ऑफ इंडिया का ड्रीम है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य साथियों ने ये सपना देखा कि जो हमारे देश के बच्चे हैं
बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। अब इस संबंध में मैं एक एग्जाम्पल दे चुका हूं। बालकों को स्वतंत्र स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास, 3 बिंदु हैं यहाँ पर। स्वतंत्र यानी कि जो हमारे देश के बच्चे हैं, बालक, उनको लिबर्टी होनी चाहिए, स्वतंत्रता, मानसिक रूप से स्वतंत्रता हो, वह मानसिक रूप से स्वतंत्र हो और शारीरिक रूप से भी स्वतंत्र हो। मानसिक, शारीरिक रूप से स्वतंत्र हो, लेकिन अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र ना हुए तो उनकी मानसिक और शारीरिक स्वतंत्रता आर्थिक गुलामी में बदल जाएगी। यानी यहाँ पर जो लिबर्टी शब्द है, जब हम उसको विस्तृत अर्थों में देखते हैं, स्वतंत्र, तो वह है कि बालकों को मानसिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। तो क्या ये स्वतंत्रता का अर्थ है? आर्थिक स्वतंत्रता के साथ एक गुलामी और, वो है सामाजिक स्वतंत्रता। जो समाज में भेदभाव है, उस भेदभाव से भी बालकों को स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे कि एक अल्पसंख्यक समुदाय का बालक है, चाहे उसे बौद्ध कहो, चाहे उसे इस्लाम धर्म का अनुयायी कहो या सिख कहो, अगर उसके साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव होता है तो फिर उसे फ्रीडम नहीं है, इज नॉट फ्री। उसी तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के बालक के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है तो ही इज नॉट फ्री। वहां सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। उसी तरीके से स्त्री, कोई लड़की है, बालकों से आस्था यहाँ पर स्त्री में भी है। तो कोई लड़की है, उस लड़की के साथ जेंडर के आधार पे विभेद होता है तो वो स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्रता की अनुभूति तब होगी जब बालक मानसिक रूप से स्वतंत्र हो, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, सामाजिक रूप से स्वतंत्र हो। ये स्वतंत्रताएं राज्य को अपने राज्य में, यानी सरकार को अपने स्टेट में सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर ये स्वतंत्रताएं फ्यूचर ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के बच्चे हैं, उनको मिलती है तो इतना तो ये चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है गरिमामय वातावरण में। तो जो डिग्निटी फॉर एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है, तो गरिमामय वातावरण यानी कि वहां पर जो बच्चे हैं उनको गरिमा के साथ, जो है सम्मान के साथ
सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ सम्मान और आत्मसम्मान, सम्मान और आत्मसम्मान के साथ उनके स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। अब स्वस्थ विकास यानी स्वस्थ विकास, हेल्दी डेवलपमेंट। तो हेल्दी डेवलपमेंट तो तभी होगा जब उसका शारीरिक रूप से विकास समुचित रूप से हो, यानी पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार सभी बालकों को मिले, सभी बालकों को पौष्टिक आहार मिले और सुविधाएं भी दी जाए। सुविधाएं कैसी कि रहने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, मनोरंजन के लिए, जो जो सुविधाएं राज्य की नजर में उसके कल्याण के लिए दी जा सकती है, वो सारी की सारी सुविधाएं देश के बालकों के लिए सुनिश्चित करे स्टेट। और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। जहां एक तरफ उनके लिए कल्याण के लिए यह प्रोविजन रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ ये कुछ कार्यों को रोकने की भी बात करता है कि बालकों और अल्पवय यानी जो बालक है या कम उम्र के व्यक्ति हैं, उनका शोषण, उनका शोषण ना हो, नैतिक यानी अनैतिक कार्य उनके साथ ना। शोषण किस किस प्रकार से होते हैं? शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण और आर्थिक शोषण। और एक शोषण और होता है जिसके विषय में विद्वान लोग नहीं बोलते हैं, वो है जाति आधार पे शोषण, जाति शोषण। सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण और जाति शोषण, ये शोषण और अन्य शोषण जो आने वाले कल में इस परिभाषा के अंतर्गत लाए जा सकते हैं, वो सभी शोषणों से इन बालकों को बचाया जाए, इनके साथ अनैतिक कार्य होने से रोका जाए और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए, यानी आर्थिक रूप से जो आर्थिक शोषण है उससे इनको सुरक्षित किया जाए। यानी कि ये जो संविधान के निर्माता इस देश के अंदर एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जिसमें हमारे जो बच्चे हैं, अगर उनको इस तरह के वातावरण में हमारे देश की सरकारें रखती तो एक
ऐसी युवा पीढ़ी इस देश में तैयार होती जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, हर तरीके से, नैतिक रूप से, हर तरह से स्ट्रोंग होती। और हमारा देश आज किसी दुनिया के देशों से पीछे नहीं होता, वो विकासशील नहीं होता, वो विकसित देश होता अगर ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ईमानदारी से स्टेट पालन कर देते तो ऐसा होता। तो ये जो आर्टिकल 39 है, इस आर्टिकल के अंदर जो है मुख्य बात ये है कि संविधान निर्माता आर्थिक रूप से देश के नागरिकों को सबल बनाने के लिए बहुत चिंतित थे। उनको लगता था कि जो है इस देश के लोगों को अगर आर्थिक रूप से सबल नहीं बनाया गया तो फिर जो है भारत के अंदर जो है भारत का विकसित राष्ट्र बनना संभव नहीं। तो भारत एक ऐसा भारत जिसमें जो है भारत में समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो, बौद्धिक हो, समस्त चीजें हो, इस लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से ये सारी चीजें रखी गई कि जब भी कोई सरकार बनेगी तो वह सरकार ऐसा ही करेगी, उसके लिए डायरेक्शन है ये। अब एक केस है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम नवाब खान, AIR 1997 SC 152। इसमें सामाजिक न्याय को की अवधारणा समता के सिद्धांत में निहित है। सामाजिक न्याय एवं समता दोनों को एक दूसरे के पूरक माना गया है। यानी कि इस केस के अंदर उन्होंने राइट टू इक्वलिटी को सोशल जस्टिस का हिस्सा माना है। राइट टू इक्वलिटी। और अभी आपने देखा कि राइट टू इक्वलिटी यानी आर्थिक समानता के उद्देश्य को लेकर के आर्टिकल 39A तैयार किया गया है। आर्थिक समता लाने का उद्देश्य किया गया है कि कम से कम आर्थिक रूप से लोग जीने के काबिल तो हो, लोगों के पास इतना धन तो हो कि वह एक अच्छी जिंदगी जी सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये रखा गया आर्थिक इक्वालिटी। और विधि के शासन में सामाजिक न्याय समता को जन्म देता है। इस केस के अंदर ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करे। इस प्रकार नगर निगमों का यह दायित्व है कि यह निर्धन व्यक्तियों के आवास के लिए समुचित योजनाएं तैयार करे। और नगर निगम भी राज्य है, आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में आता है। राज्य कल्याणकारी राज्य है, उसको देश के नागरिकों का कल्याण करना है। उसी प्रकार एस पापा एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स ऑन 13 जुलाई 1999 पर जो है केस है। यानी भारत की संविधान के अनुच्छेद 39D से प्रभावित सरकारी आदेश भी अस्थिर है। सरकार संविधान को रद्द नहीं कर सकती है। सरकार
संविधान को रद्द नहीं कर सकती है। विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 39, क्योंकि सरकार जो आप बनाते हैं वह पार्लियामेंट में बैठ करके संविधान में संशोधन करती रहती है। आप उसे जो शक्ति देते हैं उस शक्ति से वह आपके लिए कल्याणकारी योजनाएं बना सकती है या बनी हुई कल्याणकारी योजना को मिटा सकती है। दोनों ही शक्तियां आपने दे रखी है इसको। तो यहाँ पर इसी संबंध में है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 39 को रद्द नहीं कर सकते। ये कोर्ट का डायरेक्शन है। तो यहीं पर जो है मैं जो है अपने लेक्चर को विराम देता हूँ। टाइम ज्यादा हो गया है और केसेस तो अभी कई हैं समझाने के लिए, परंतु 2 केस के माध्यम से ही मैं अपनी बात रख रहा हूँ। और नेक्स्ट 13A जो आर्टिकल है उस पर हम लोग जो है नेक्स्ट मंडे को चर्चा करेंगे, क्योंकि 13A पे चर्चा करने में अभी बहुत समय लग जाएगा। तो यहीं से मैं अपने लेक्चर को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद परम आदरणीय हमारे रिस्पेक्टेड प्रोफेसर धीमान साहब। आपने बहुत ही कीमती समय दे करके और आज का जो भारतीय संविधान का भाग 4 के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, आर्टिकल 39 के सभी बिंदुओं को आपने छुआ है और बहुत बारीकी से आपने बताने का काम किया है। तो इसके लिए पुनः आभार, साधुवाद। आइए, चूँकि आज वाक़ई में समय जब गति पकड़ती है तो सीखने पढ़ने के दौर में पता नहीं चलता, तो उसी कड़ी में कुछ समय कभी-कभी आगे हो जाता है। तो आइए हम लोग इससे पूर्व के कार्यक्रम का समापन करें। हम लोग पुनः सब आभार व्यक्त करने और अध्यक्षीय प्रबोधन के लिए मैं जाता हूँ। आज के हमारे परम सम्मानीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय BM पटेल साहब, आप आएँ और अपना अध्यक्षीय प्रबोधन हमारे जुड़े हुए समस्त बुद्धिजीवी साथियों के समक्ष रखेंगे। आइए, स्वागत अभिनंदन है माननीय पटेल साहब। जी साहब, सुनाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है। जी, जी, आ रही है। हाँ, इस कार्यक्रम में धीमान साहब ने जो बताया उसे ऐसा लगता है कि सिर्फ संविधान वांचन जो लोग करते हैं, पर उसकी जो अंदर की जानकारी है, उनके जो शब्द है, उस बात की इतनी तात्विक जानकारी हमें धीमान साहब ही दे सकते हैं। और हमारे संस्थापक जो धर्मप्रकाश भारती जी ने ये जो चर्चा, संविधान चर्चा रखी है, वाकई खूबज लाभप्रद है हमारे लिए, क्योंकि आज उन्होंने जिस तरह से आर्टिकल 39 का विवेचन किया, उनका बारीकाई से हमें समझाया, और इस बात से ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जरूरी है। और संविधान तो हमारे लिए एक धर्म पुस्तक है, जैसे भगवान बुद्ध एंड हिज धम्म बाबा साहब ने लिखा, वैसे ये संविधान भी बाबा साहब ने लिखा है। तो हमारे लिए तो ये भी पूजनीय है, ये भी हमारे लिए खूब जरूरी है कि हमें संविधान की जानकारी होनी चाहिए। और इतनी बारीकाई से साहब ने जो दिया है, मैं उनको बहुत 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 धन्यवाद दे रहा हूँ।
साहब बहुत ही अच्छी तरीके से आज का ये आर्टिकल को समझाया है। मैं खुश हूँ और इसके लिए मैं उनको बहुत ही साधुवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत-बहुत साधुवाद पुनः आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय पटेल साहब आपको। आपने अपना कीमती समय दे करके और इस कार्यक्रम में आज की अध्यक्षता में अपना समय दिए, कीमती आपने प्रबोधन दिया। बहुत-बहुत साधुवाद। आइए कार्यक्रम का इससे आपका पूर्व हमें टेलीफोन नंबर और देना साहब, सोनवानी साहब। जी साहब, व्हाट्सएप ओके पे। हाँ, जी, आपका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए हमें। जी, बिल्कुल। जी जी। अ, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, अगर नोट करेंगे तो। हाँ बोलिए। जी। 99 99 266 266 430 430